कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस सारे के सारे वर्ष को संगठन की मजबूती के वर्ष के रूप में मनाने का तय किया है। एक साल संगठन के नाम। अब मैं तो आप लोगों के बीच में नया कांग्रेसी हूं, पर मैं इतना जरूर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कई केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने यह महसूस किया है कि देश में संगठन की ताकत का क्षय हुआ है। संगठन की ताकत कमजोर पड़ी है। और अगर हिंदुस्तान में वापस दिल्ली के शासन पर पहुंचना है तो संगठन को मजबूत करना होगा। और आप देख रहे हैं कि उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल जी देश भर के पार्टी के जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं। देश भर के जिलाध्यक्षों से। मैं तो केवल इस अवसर पर आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि ये परिस्थितियां अगर हमने काम का मन नहीं बनाया तो बहुत चिंताजनक है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ। मेरे चुनाव पे मत जाइए, आपके समझ में आ जाएगा। और हरियाणा का एक एक मतदाता आम चर्चा में चले जाओ, मीडिया के सर्वे में चले जाओ, कई प्रकार के राजनीतिक विश्लेषणों का टेलीविजन पर नाना प्रकार से मूल्यांकन कर लो। एक ही सिनेरियो सामने आता था कि इस बार हरियाणा का मतदाता तय कर चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। और परिणाम क्या हुआ? महाराष्ट्र में भी एक एक मतदाता तय करके बैठा था। इस बार महायुति की सरकार का इलाज कर देंगे। और इसके पीछे महाराष्ट्र का जागरूक मतदाता विश्वासघाती कहकर जनता ने जिन्हें जनादेश दिया, सत्ता में काबिज है, केंद्र की सत्ता की ताकत के आधार पर जनादेश को बदल देना, तोड़ देना, जनादेश को मरोड़ देना और सत्ता की तब्दीली कर देना, यह साधारण बात नहीं है। केंद्र की सत्ता की ताकत के आधार पर सरकारों को गिरा देना जनता के विश्वास को कुचलने के बराबर है। और इसीलिए महाराष्ट्र तय करके बैठा था इस बार हम महायुति को सबक सिखाएंगे। परिणाम क्या हुआ? 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी से महायुति पुनः सरकार में आई। हरियाणा में जिस प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को आना चाहिए था, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई। लोग तो कल्पना कर रहे थे 65-70 सीट कांग्रेस पार्टी लेगी। अब दो प्रकार की बातें सामने निकल के आ रही। या तो कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर है जो इस लड़ाई को धरातल पर लड़ ही नहीं पा रहा, या फिर सत्ता ने अपने आप को सत्ता में काबिज करने के लिए इस प्रकार के तौर तरीके, हथकंडे, ईवीएम और नाना प्रकार के सिस्टम इजाद कर दिए कि अब जनादेश का, जनता के मत का, जनता के विश्वास का कोई मायना ही नहीं बचा। कोई मायना नहीं बचा। और जब कोई मायना नहीं बचा तो आज महाराष्ट्र का मतदाता जाइए, हरियाणा का मतदाता जाकर देखिए, उसमें घोर निराशा है, घोर निराशा कि लोकतंत्र में हम
इस बसंत पर्व के मौके पर किसको लगाना चाहते, किसको जिताना चाहते और ईवीएम किस प्रकार का परिणाम दे रही है, इस निराशा के चलते हुए अगर कांग्रेस पार्टी ने उस मतदाता के विश्वास को थामा नहीं, बांधा नहीं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसको भांपा राहुल जी ने और खड़गे जी ने। मैं कई जगह यह कहने का प्रयास करता हूं, अगर इस व्यवस्था से निराश हताश होते हुए मतदाता के मन को बांधने थामने का काम नहीं किया तो कई किताबों में आप लोग पढ़ लेते होंगे और कई भाषणों में सुन लेते होंगे, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर लोकतंत्र टिका है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रेस। लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा, ये तो कागजी पढ़ाई का आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन ये चारों के चारों स्तंभ जिस धरातल पर टिके हुए हैं वो है मतदाता का विश्वास, और उसका विश्वास डोल गया तो ये चारों खंभे धराशायी हो जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और ये स्थितियां धीरे धीरे देश में पैदा हो रही है। रुक रुक कर कांग्रेस और देश के तमाम विरोधी दल इस बात को कहने लगे हैं, लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, प्रजातंत्र खतरे में है। किसकी जिम्मेदारी है? इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई किसको लड़नी पड़ेगी? और अगर कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रही तो मैंने सांगोद की बैठक में भी कहा था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता चुपचाप बैठा रहा, हताश निराश मतदाता के साथ हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उसके आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास नहीं किया तो हिंदुस्तान इस घोर निराशा के वातावरण में सिंगल पार्टी सिस्टम, एक दलीय तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और अगर ऐसा कायम हो गया तो चाइना की तरह भारत का लोकतंत्र तार तार हो जाएगा। और वो दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए शर्म की बात होगी कि इस प्रजातंत्र को लाने के लिए कांग्रेस ने लाखों लोगों का बलिदान दिया है। यह प्रजातंत्र आवे इसलिए कांग्रेस ने इस मुल्क में सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्रीय विचारधारा की आग जन जन में फूंकी है और उसी में से राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ, राष्ट्रीय विचार में से, और भारत में प्रजातंत्र का पौधा लगा। और उस पौधे को लगाने और सींचने का काम कांग्रेस के गांधी, नेहरू, पटेल, शास्त्री जैसे न जाने कितने असंख्य नेताओं ने किया। और आज उस प्रजातंत्र की जड़ें हिलते हुए अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता मौन धारण होकर, कमजोर होकर देखेगा तो इतिहास के पन्नों में आने वाले समय में गुनाहगार के रूप में, अपराधी के रूप में लिखा जाएगा, अपराधी। और इसलिए विचार करने की, गंभीरतापूर्वक विचार करने की इन चुनौतियों से लड़ने के लिए। और मैं ये कहता हूं कि खाली आईना जी महक को हटा दिया, गुड्डू भाई को हटा दिया, क्या बात इतनी सी है? आज शासन की तानाशाही इस कदर हो गई कि शासन में बैठे हुए लोग जो कह दे वही फरियाद है, वही न्याय है, वही इंसाफ है। उसके विपरीत कितनी ही चोर की कराहट आप भर ले, उसकी कोई कीमत नहीं, कोई सुनने वाला है? आज पूरे व्यवस्था में इस तरीके का तांडव मच गया, फरियादी गुनाहगार और गुनाहगार फरियादी बन रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं बचा है। क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना कमजोर हो गया? इस प्रकार की लच्चर तानाशाही व्यवस्था के सामने इतना लाचार और लचर हो गया? तब मैं कहता हूं, मैं तो नया कांग्रेसी हूं, मुझे लगता है कहीं कहीं उस नेहरू गांधी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में नैतिक गिरावट आई है, जिस नेहरू गांधी को
जिस राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता हिला नहीं पाई, डुला नहीं पाई, उस गांधी नेहरू की कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के चौरासे तांडव के सामने लचर और लाचार हो जाए। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये समूचे राजनीतिक क्षेत्र में आज दो प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही है। जो सत्ता में है वो तो खुलकर विरोधी को नष्ट कर रहे हैं, और जो विरोध में बैठे हुए हैं वो लोग नौजवान अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, जनता के सम्मान की रक्षा के लिए, जनता को न्याय और इंसाफ की लड़ाई के लिए चुनौती लेने की क्षमता खो बैठा, चुनौती लेने की क्षमता खो बैठा। और वो बुद्धिजीवी तबका, जिम्मेदार तबका, जिसका समाज में हो रहे हैं जुल्म और अन्याय के प्रति प्रतिकार करने का दायित्व बनता है, समाज को जगाने का दायित्व बनता है, वो बुद्धिजीवी तबका बिजनेसमैन सुविधा भोगी बन गया। सुविधा त्याग कर पीड़ा और कष्ट का जीवन जीने की एक आदमी के पास हिम्मत नहीं बची, हिम्मत नहीं बची। क्या इतना जल्दी भूल गए? इतने लाचार हो गए? मैं लोकतंत्र लाने की बात नहीं कर रहा। लोकतंत्र आने के बाद भी अगर किसी ने चुनौती दी भारत के प्रजातंत्र को तोप तमंच और बंदूक के बल पर, मैं कहता हूं कि जब भैया बंद कर दीजिए मोबाइल, मैं कहता हूं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग देश हुए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, आज क्यों नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को खुलकर बोलता? कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने से क्या हिंदू मुसलमान हो जाएगा? लेकिन उस व्यावहारिक और सच्चे पक्ष को इस मुल्क के सामने लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका चेहरा बेनकाब होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, जिन्ना अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद, मुल्कों के बंटवारे के बाद जिन्ना कहे प्रधानमंत्री जी ना, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा, आपका मुल्क नया नया आजाद हुआ है, भारत ने कुछ 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए का फंड आपको दिया है, आपको समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अमेरिका क्या मदद कर सकता है? बाकी सब हम कर लेंगे। समृद्ध और शक्तिशाली बनने के लिए हिंदू और मुसलमान के आधार पर देशों का बंटवारा हुआ है। हिंदुस्तान को सबक सिखाना है, मुल्क को हम कट्टरता के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे, हमको ताकत दो बम और बंदूक के लिए। पहले दिन से हिंदुस्तान के खिलाफ बम और बंदूक की मानसिकता जिसने पाकिस्तान को सिखाई, विद्रोह की सांप्रदायिकता की, उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं। पाकिस्तान घुटनों के बल पर चलने वाला देश बन गया। और जब जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए तो बोला, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो बम बंदूक की भाषा सीखने की बात करके गए, आपको क्या चाहिए? न बंदूक चाहिए न बम चाहिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है, और इस भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए हमको अमेरिका से भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए हमें आईआईटी जैसे संस्थानों में मदद करिए, गरीब को बेहतरीन इलाज के लिए एम्स जैसे कारखानों में मदद कीजिए। भारत की धरती उर्वरा है, वहां के किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाखड़ा, नांगल, गांधी सागर जैसे डैमों को बनाने में मदद कीजिए, मदद कीजिए। कल कारखाने, चिमनियां, धुआं उगले और भारत के बेकार हाथ को काम मिले। हम देश को समृद्ध और शक्तिशाली आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक वो सोच, और उस सोच के कारण भारत वहां पहुंच गया। मोदी जी, आप भारत की राजनीति में आए ही आए होंगे, तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा और बिल क्लिंटन जैसे लोगों ने कहा था, अमेरिका के लोगों सावधान, भारत के लोग आ रहे हैं, आपकी व्यवस्था पर कब्जा कर लेंगे। वो इसलिए नहीं, उनको डर लगा कि कोई 56 इंच का प्रधानमंत्री भारत में आ गया है जो अमेरिका जैसे देश को बिजली की तरह मिमियाने के बजाय कब्जा कर लेगा। वो इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू भारत में एजुकेशन की ऐसी नींव और बुनियाद रखे गए
कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्रोडक्ट पैदा करने वाला संस्थान आईआईटी बन गया और उस टैलेंट की कीमत दुनिया में सबसे महंगी हो गई और दुनिया के सारे सिस्टम पर भारत के आईआईटी प्रोडक्ट का कब्जा होता नजर आया। अमेरिका चिंतित हो गया। तुम भी अपने आप को डेवलप करो। ये नेहरू की देन। आज अगर हाड़ौती की धरती सच्चे श्यामला उर्वरा इसकी कोख बनी हुई है तो जवाहरलाल नेहरू के गांधी सागर कोटा बैराज की देन है। ये स्थितियां जवाहरलाल नेहरू पैदा करके गए और 15-10 सालों से हम देश की राजनीति में एक ही बात सुनते हैं, क्या किया नेहरू ने। अब मैं तो नया कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पुराना आदमी तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं? क्या किया नेहरू ने? नेहरू ने इस मुल्क को उस रास्ते पर पहुंचाया जहां आज अपने बूते पर दुनिया की 5वीं नंबर की महाशक्ति बनकर भारत खड़ा है। मोदी जी, आप तो केवल एक काम कर रहे हो, जिन्ना ने जो कट्टरता 1947 में पाकिस्तान को सिखाई, आप उस सोच के नजदीक भारत को ले जा रहे हो। कट्टर क्या हम ये कल्पना कर ले? 47 के जिन्ना के कट्टरता के सोच ने पाकिस्तान को घुटनों के बल रेंगने वाला राष्ट्र बना दिया। मोदी जी, आपकी कट्टरता की सोच कहीं आने वाले समय में भारत को घुटनों के बल चलने वाले राष्ट्र की ओर तो नहीं ले जा रही है? क्या यह जवाब कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? उस कट्टरता के कारण देश के सामने कितनी चुनौतियां और कितने खतरे हो सकते हैं। मैं आज बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के कट्टर उन्माद को राष्ट्रीय विचार के रूप में परिवर्तित कर दिया, लोगों को ऐसा लगने लगा है पेट्रोल 400 रुपए ले लेंगे, भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन कट्टरता नहीं छोड़ेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इस मुल्क का अरबपति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, झूठे आंकड़े फैस किए जा रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे समाज को इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। इस मुल्क की आजादी के बाद इस मुल्क में, राजस्थान में गरीबी का जो विश्लेषण हुआ सर्वे, और उस सर्वे का आधार बना दिया कि एक ग्रामीण आदमी को अपना जीवन पालन करने के लिए, स्वस्थ चित्त काम करने के लिए 2500 कैलोरी चाहिए और शहरी आदमी को 2200 कैलोरी चाहिए, और 250 ग्राम बाजरे में 2500 कैलोरी मिल जाया करती है। बाजरा खाकर भारत ऊर्जावान बन जाएगा। वो परिस्थितियां विश्लेषण की तब हो सकती है जब जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का समूचे का पहला बजट ही 4-5 हजार करोड़ रुपए का पेश किया था, तब ये परिस्थितियां हो सकती है। और आज 600 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाले मोदी जी अरबों रुपए के बजट पर हिंदुस्तान आ गया, और आज भी तुम आम आदमी की गरीबी की जीवन रेखा के ऊपर का, आजकल आया अखबारों में सर्वे में, कितने रुपए शहरों में कमाने वाला? 1800 और 1200 गांव में। 1200 रुपया महीना एक व्यक्ति कमा लेगा, वो गरीब नहीं है गांव में। 1700-1800 जो शहर में कमा लेगा वो गरीब नहीं है। 1200 रुपए का मतलब 60 रुपया कितना हो गया? 40 रुपया रोज जो कमा रहा है वो गरीब नहीं है। मोदी जी, आप इस मुल्क के पैरामीटरों को, पुरानों को घसीट कर आज अपनी वाही लेना चाहते हैं कि हमने न जाने कितने करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के बाहर निकाल दिए। आप गरीबी के पैरामीटर्स को, मैं कई कमेटियों के बारे में आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे।
कई कमेटियों ने इस पैरामीटर्स को बदलने के सुझाव दिए, लेकिन मोदी जी को वो सुझाव जिसमें देश समझ सकता है, बेवकूफ बन नहीं सकता, उस सुझाव को मोदी जी स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है। अगर उन सुझावों को स्वीकार करेंगे तो कुछ काला चिट्टा, कुछ चेहरा, कुछ कमजोरियां और हो सकता है गरीबी का पैरामीटर और ज्यादा ऊंचा बनकर निकले। इसलिए वो रंगराजन जैसी कमेटियों को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे मुद्दे कहां गए देश में, कहां गए? क्या कांग्रेस का इससे सरोकार नहीं? और इसीलिए मैं आज तमाम कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, आखिरी बात, खुद को जिंदा देखना चाहते हो, कांग्रेस को ताकत में देखना चाहते हो, तो काम के लिए जुट जाओ। और आखिरी बात कह रहा हूं, राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता की ऑक्सीजन जनता का विश्वास। इस जीते जागते शरीर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो नीचे पड़ जाएगा। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सिर सब वही है ना, केवल ऑक्सीजन। और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता की प्राणवायु ऑक्सीजन जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास नहीं तो जिंदा लाश। और जनता का विश्वास अर्जित होता है सतत संपर्क और संवाद से। सतत संपर्क और संवाद का आधार बनता है अधिकतम कार्यक्रम लेकर लोगों के बीच में जाना। आपके पास तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। जाओ कहो जुल्म हो रहा है, प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, निर्वाचित प्रतिनिधियों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है। एक ऑटोनॉमी नगर पालिका को जिसमें केवल विश्वास जनता का जीता जा नहीं सकता, इसके लिए उसके अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। क्या ये सारे मुद्दे आपके सामने नहीं? और इन मुद्दों को लेकर मैं गुड्डू भाई से सहमत इसलिए नहीं हो सकता कि 300-1500 बन के आ जाओ। इन मुद्दों को लेकर 300-1500 मत बनो, 15,000 घरों तक जाकर पीले चावल बांटो। क्या कैथून अपना अस्तित्व इसलिए खो रहा है कि यहां के विश्वास को भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब नहीं है, इसलिए आपके अस्तित्व को कुचल देना चाहते हैं। क्या आपको कुचला हुआ अस्तित्व स्वीकार है? ये पीले चावल लीजिए। स्वीकार है तो मत आना, नहीं है तो आइए नदी की पुलिया पर पैदल मार्च करेंगे। क्या एक एक घर में ये काम नहीं हो सकता? जनता तक जाना पड़ेगा, जनता को जगाना पड़ेगा, उसके मन को टटोलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। ये भारत के लिए आवश्यक है। और डर कर बैठोगे तो मैं बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी। अगर तुम डर कर बैठे तो डर जाती तो बंदूक के दम पर भारत का लोकतंत्र अस्थिर हो जाता। लोकतंत्र आने के बाद दो गांधियों ने बंदूक और बम का मुकाबला किया है। इंदिरा गांधी छलनी हो गई। गांधी नेहरू का लाया हुआ प्रजातंत्र चंद बंदूकों के धमाकों की चुनौती से विचलित नहीं हो सकता। अपने आप की शहादत दे दी। गांधी नेहरू का लाया हुआ प्रजातंत्र कुछ नक्सलवादियों की चुनौती के सामने घुटने नहीं रोक सकता। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद भी राजीव गांधी चल कर गए। प्रजातंत्र घुटने नहीं टेक सकता। इतने बड़े बलिदानों की एक विरासत भारत के प्रजातंत्र के चंद सालों में आपके सामने खड़ी है। अगर वो भी आपको इंस्पायर नहीं कर सकती, प्रेरित नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या कहूं? फिर तो प्रहलाद गुंजल का बोलना और इस मंच का समझाना बेकार है। और इसीलिए अब जुट जाइए। सारी कांग्रेस की चिंता है, प्रदेश अध्यक्ष जी की चिंता है। एक एक बूथ तक, एक एक गांव तक कांग्रेस को मजबूत होना है। इसके लिए जुट जाओ। जो संघर्ष का पार्टी मिलकर तय करे, उसके लिए खुद अकेले भाग कर नहीं आना। लड़ाई किसके लिए? लड़ाई हमारे हितों के लिए नहीं, लड़ाई कांग्रेस के हितों के लिए नहीं। लड़ाई अगर कैथून का अस्तित्व
अस्तित्व मिटाया है तो उसके लिए है लड़ाई, लाडपुरा के जनादेश को खंडित किया है, अपमानित किया है तो उसके लिए है लड़ाई, कैथून के विश्वास पर खंजर मारा है, सरकार ने अपनी ताकत के बूते तो उसके खिलाफ है। तो फिर जब ये सब लाडपुरा और कैथून के विश्वास पर खंजर है तो फिर उसकी भागीदारी कितनी है? खाली कांग्रेस के तिरंगे दुपट्टे को पहनकर हम अकेले उठकर आ जाएं, जिसके लिए, जिसके विश्वास के लिए ये लड़ाई है, उससे हमारा सरोकार ही खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? और इसलिए इस बात को जिम्मेदारी से समझें और काम पर जुटें। अध्यक्ष जी की भावना के अनुरूप मेरा इतना ही आप सबसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।